बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की CSS के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम मुख्तलिफ़ CSS एलिमेंट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इनको सेलेक्टर्स कहते हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम इस बारे में चंद बेसिक्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम इसको देखते हैं कि डिटेल में हम जो सेलेक्टर्स हैं इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर के लिए मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नई एक्सटेंशन इंस्टॉल की है। इसका नाम है लाइव सर्वर और ये रिट्विक डे जो है ना, ये उन्होंने बनाई है, ये लाइव सर्वर जो कि मैं यूज़ करूँगा आज के इस लेक्चर में। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे ये आपकी जो स्क्रीन का बॉटम राइट पार्ट है वहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो आपका पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर मैं अगर कुछ चेंज करता हूँ तो देखिए कि वो मुझे रिफ़्रेश का बटन नहीं प्रेस करना पड़ेगा, मेरा चेंज जो है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ़्लेक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे चेंजेस करते हैं और हर चेंज के बाद रिफ़्रेश का बटन प्रेस करना जो है ना वो टीडियस है। तो यानी कि ये किस्म का रिपीटिव टास्क है। तो इसको बार बार मैनुअली करने के बजाय आप क्या करेंगे कि आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करें तो आप अपना जो ब्राउज़र है उसमें ये लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीवियसली हमने एक और एक्सटेंशन की थी जिससे हम अपने कोड एडिटर में ही प्रीव्यू देख रहे थे। लेकिन इस नई एक्सटेंशन का मकसद ये है कि हम जो अपने चेंजेस हैं वो एक एक्चुअल ब्राउज़र में देख सकें, तो ताकि बाद में फिर हम उसे इंस्पेक्ट भी कर सकें और हम उसे जो डेव टूल्स हैं वहाँ पे जाके उसको डिबग भी कर सकें, जो कि कोड एडिटर में पॉसिबल नहीं होता। तो ऑनवर्ड जो है ना हम इसको यूज़ करेंगे अपने लेक्चर्स में। ठीक है, तो हमने अपना लाइव सर्वर ऑन कर लिया, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई। तो आइए देखते हैं कि सेलेक्टर्स में आज हमारे पास क्या है। ओके, तो बेसिक सेलेक्टर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है कि आप अपना सेलेक्टर लिखेंगे और वो सेलेक्टर जो है वो एक अदद स्टैटिक होगा और उसके बाद आप जो भी अपना CSS के प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं वो आप लिखेंगे। तो बिलफर्स्ट मैं कलर जो है वो लिख देता हूँ येलो। ठीक है, तो इससे फ़ॉन्ट का कलर जो है वो येलो हो जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी यूज़ेबल नहीं है। यहाँ पे मे बी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो आपने देखा कि ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है ये क्या करेगा, ये हर एक एलिमेंट को टच करेगा। ठीक है, जो भी मतलब आपकी स्क्रीन पर 10 एलिमेंट्स हैं तो उन 10 को बारी बारी सेलेक्ट करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप इस यूनिवर्सल सेलेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो भी प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई करेंगे वो हर एलिमेंट को अप्लाई हो जाएंगे। इस एलिमेंट को अमूमन CSS रीसेट में इस्तेमाल किया जाता है। CSS रीसेट क्या होता है, जो हर ब्राउज़र है, हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में इस बारे में बात की थी कि वो एक यूज़र एजेंट स्टाइल शीट प्रोवाइड करता है। यानी कि जो ब्राउज़र के अपने स्टाइल्स होते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके इस ब्राउज़र में मौजूद होते हैं। तो हर ब्राउज़र में वो स्टाइल्स मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, चंद एक प्रॉपर्टीज़ हो सकता है मुश्तरक हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं उनमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो अमूमन 16 पिक्सल ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अलबत्ता इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी जो मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ हैं वो वेरी कर सकती हैं एक से दूसरे ब्राउज़र के दरमियान। यानी कि वो एक से दूसरे ब्राउज़र के दरमियान में मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो CSS रीसेट क्या करते हैं, जो हमारे पास एक फेमस CSS रीसेट है वो रीसेट्स। ओके, तो ये हमारे पास एक रीसेट है और इसको अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि मुख्तलिफ सेलेक्टर्स दिए हुए हैं और फिर उनको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक एलिमेंट का मार्जिन पैडिंग बॉर्डर जो है वो 0 कर दिया गया है।
लाइन हाइट जो है 1 कर दी गई है, लिस्ट स्टाइल्स रिमूव कर दिए गए हैं और बॉर्डर स्पेसिंग और बॉर्डर्स वगैरह टेबल से रिमूव कर दिए गए हैं। तो अगर मैं इस CSS रीसेट को कॉपी करूं तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लूँगा और मैं लिखूँगा reset.css और मैं इसको इसमें पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद मैं इसको लिंक कर दूँगा। रीसेट, ओके। तो अब देखेंगे हालांकि ये हेडिंग है और ये भी हेडिंग है, लेकिन अब देखेंगे सबका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो रीसेट हो गया। अब इस रीसेट से क्या हुआ है कि जो भी ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स थे वो सब रिमूव हो गए। तो अब जब आपका पेज ओपन होगा किसी भी ब्राउज़र में तो जो भी उस ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट्स होंगे वो रीसेट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्राउज़र जो है वो उसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन था 10, दूसरे का है 16, तीसरे का है 18। तो जब आपने ये रीसेट अपने उसमें ऐड की होगी तो जब आपकी वेबसाइट उस उन तीनों में से किसी भी ब्राउज़र में डाउनलोड होगी या देखी जाएगी तो वहाँ पे मार्जिन और पैडिंग या जो भी रीसेट में वैल्यूज़ शामिल है वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो जब ये ज़ीरो हो जाएंगी तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली अब मुझे अपने ब्राउज़र में भी ये हेडिंग जो है वो एक हेडिंग नज़र नहीं आ रही। तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं इसको एक्चुअली मैं ख़ुद जो है ना वैल्यू दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा जी ये 72 पिक्सल होने चाहिए, ओके, मे बी दैट्स लिटिल टू हाई, 48 पिक्सल, ओके। तो मैं अब ख़ुद इसे स्टाइलिंग दूंगा और जब मैं ख़ुद स्टाइलिंग दूंगा तो वो अश्योर्ड है कि हर ब्राउज़र में वो सेम ही नज़र आएगी। अलबत्ता अगर मैं ये स्टाइलिंग ना दूं और हमारी रीसेट भी शामिल ना हो तो क्या होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, अभी ये इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम चेक करेंगे। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ है 32 पिक्सल, ओके। अब ये मेरे ब्राउज़र में तो 32 पिक्सल नज़र आ रहा है। अलबत्ता हो सकता है कोई और बंदा इसे अपने सिस्टम में ओपन करे, फायरफॉक्स में, क्रोम में, सफारी में, तो हो सकता है इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट हो, क्योंकि ये मैंने अप्लाई नहीं किया। ये जो हमारे ब्राउज़र के बिल्ट इन स्टाइल्स हैं वहाँ से कैलकुलेट होके 32 पिक्सल आ रहा है, ओके। तो जब हम रीसेट अप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो हैं वो ऑल टुगेदर चले जाते हैं। अब वो हैं ही नहीं, मैं उन पे डिपेंड नहीं कर सकता। पहले मैं चाह रहा था कि मेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 32 पिक्सल हो, तो मैंने देखा कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही 32 पिक्सल है। तो मैंने मतलब वो उसके लिए कोई स्टाइल नहीं दिया। लेकिन जो दूसरे यूज़र्स हैं वो जब इसे ओपन करेंगे तो हो सकता है उनके लिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 32 ना हो, मे बी उनके लिए 48 हो या 36 हो। तो जब आप रीसेट अप्लाई करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट्स जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे और अब आपको ख़ुद उनके लिए वैल्यू प्रोवाइड करना होगी। और जब आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो आप उस बारे में श्योर हो सकते हैं कि ये सेम ही वैल्यू सब आएगी, ओके। तो ये हो गया CSS रीसेट। और ये जो हैं एरिक मेयर्स, ये CSS कम्युनिटी में एक बहुत ही नामवर शख्सियत हैं। इनफैक्ट इनकी एक डॉटर है जिनकी डेथ हो गई थी कुछ अर्सा पहले, और उनके नाम पे CSS में कलर भी शामिल किया गया। तो मतलब ये एक प्रोमिनेंट नाम है और ये जो रीसेट है वो इन्हीं ने लिखी है और ये मैंने वहाँ से ये कॉपी की है। अमूमन जब आप CSS की लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बूटस्ट्रैप, तो उनमें भी एक अदद रीसेट जो है ना वो इंक्लूडेड होती है। जब हम उन पे जाएंगे तो फिर मैं आपको दोबारा ये चीज़ जो है ना एक दफ़ा रिमाइंड करवाऊँगा इंशाल्लाह, ओके। तो ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं टाइप सिलेक्टर, ओके। तो टाइप सिलेक्टर या टैग सिलेक्टर या एलिमेंट सिलेक्टर तो वो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट H1 को सेलेक्ट करके कुछ अप्लाई करना चाह रहा था स्टाइल्स, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा H1 और उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कर दिया। या मे बी मैं यहाँ पर कलर की वैल्यू चेंज करना चाह रहा था, बिलफर्स्ट मैं कह रहा था वाइट, ओके। तो अब आप देखिए कि जो हेडिंग है उसका कलर जो है वो वाइट है।
और मैं अपना बैकग्राउंड कलर जो है वो भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे ये नज़र आए। ओके, अब मेरा वाइट टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, तो मुझे ऑब्वियसली उसको कोई वैल्यू देनी होगी मे बी ग्रे। ओके, ऑलराइट, तो ये हमारे पास एक अदद टाइप सेलेक्टर है। इसी तरह हम यहाँ पर पैराग्राफ लिख सकते हैं और पैराग्राफ को हम कह सकते हैं जी लाइन हाइट 2। ओके, तो आप देखें कि पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उनके दरमियान में जो फासला है वो बढ़ गया। अलबत्ता ये जो टेक्स्ट है इसमें वो नहीं बढ़ा, जो साइज़ है लाइनों के दरमियान में जो फासला है वो नहीं बढ़ा, क्योंकि ये जो आखिर पे ये जो टेक्स्ट है ये डिव्स में है और ये पैराग्राफ में नहीं है। तो अगर मैं इनको भी पैराग्राफ में कर दूँ तो फिर इनका भी जो लाइनों के दरमियान में फासला है वो बढ़ जाएगा। तो ये एक लाइन हाइट वाली प्रॉपर्टी है। लाइन हाइट में जब हम अपने टेक्स्ट की लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहे होते हैं तो हम लाइन हाइट जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसे हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो इंटीजर वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। ओके, राइट, लेट्स से 1.5। ओके, इसी तरह मतलब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट या लिस्ट आइटम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि कोई भी जो टैग है वो आप लिख के, तो ये आप टाइप सेलेक्टर इसको कहते हैं या टैग सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलें तो हमारे पास है क्लास सेलेक्टर। ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो अब जो है लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो हमारे पैराग्राफ्स हैं उनका कलर हो बिल्फर्स ब्लू। इज़ इट रीडेबल? यस, मे बी समवट। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चंद एक पैराग्राफ हैं, फॉर एग्जांपल ये हैं, इसका कलर जो है ना वो कुछ डिफरेंट हो। मे बी इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो। तो मैं इसको कहूँगा कि बिल्फर्स, इसका नाम बिल्फर्स इनवर्ट कलर्स रख देते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा और इनवर्ट कलर्स के नाम से क्लास बनाऊँगा और इनफैक्ट हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, इनवर्ट कलर्स, और अब मैं यहाँ पे कलर की वैल्यू कर दूँगा वाइट और बैकग्राउंड कलर की वैल्यू कर दूँगा ब्लैक। ओके, अब आपने देखा कि हमारे जो बाकी पैराग्राफ हैं वो क्या हैं, ब्लू हैं, लेकिन ये जो एक पैराग्राफ है ये क्या है, इसका कलर जो है ना वो फ़ॉन्ट का कलर जो है वो वाइट है और बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लैक है। ओके, तो ये हमने क्लास सेलेक्टर को यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ को टारगेट किया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आईडी सेलेक्टर। ओके, तो आईडी सेलेक्टर होता है, लेट्स से हमारे पास CTA है यानी कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन के लिए मैं कहूँगा जी इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो हो 72 पिक्सल। ठीक है, ओके, तो मैं ये जो हमारी H1 है इसको ID का एट्रीब्यूट दूंगा और उसकी वैल्यू होगी CTA। तो अब अगर आप इसको रिफ़्रेश करें तो देखिए हमारा जो हेडिंग है उसका साइज़ जो है वो बढ़ गया। कितना हो गया, इसको अगर हम इंस्पेक्ट करें तो इंस्पेक्ट करके हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 72 पिक्सल, एग्जैक्टली वही जो कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। तो ये था आईडी सेलेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एट्रीब्यूट है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक इमेज है और इस इमेज को हमने विड्थ दी हुई है। विड्थ जो है वो बिल्फर्स 300 पिक्सल है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे तमाम इमेजेस को सिलेक्ट करें जिनके के जो विड्थ है वो क्या हो 300 पिक्सल, तो उसके बाद हम उनको कुछ बॉर्डर देना चाह रहे हैं, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड वाइट। ओके, तो अब यहाँ पर अगर मैं एक इमेज बनाऊँ और उसको मैं विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल। अच्छा, ये जो है IMG होगा।
refresh. Okay, my image is not visible. I have to add a source. Okay. Okay, my selector is not getting applied. Is there a mistake? Width is equal to 300 pixel. Inspect styles. oh सॉरी, इसको होना चाहिए ब्लैक. ओके, तो अब हमारा जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो रहा है. लेकिन लेट्स से कि मैंने एक दफ़ा और इस इमेज को इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर मैंने विड्थ का एट्रीब्यूट नहीं दिया. तो अब देखें कि इनफैक्ट अगर विड्थ दी भी हुई है, लेट्स से मैंने उसको 340 पिक्सल किया हुआ, तो अब देखें इसके इर्द गिर्द बॉर्डर नहीं है, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर है, क्योंकि मैंने इसको इसके एट्रीब्यूट के ज़रिए सेलेक्ट किया हुआ है. तो इसी तरह आप अपने एलिमेंट को मुख्तलिफ एट्रीब्यूट दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं डेटा, आईडी, मेन, प्रोडक्ट, और फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आके आप कह सकते हैं हमारे पास ऐसे H2 जिनके अंदर डेटा, आईटी जो है उसकी वैल्यू मेन, प्रोडक्ट है. तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टाइल लिखूँ तो वो इस एलिमेंट को टारगेट करेगा. तो लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 48 पिक्सल हो. रिफ्रेश, तो आप देखेंगे इस हेडिंग का जो है ना साइज़ है ना वो बढ़ गया. अलबत्ता हमारे पास स्क्रीन पर और H2s हैं. यस, यहाँ पर भी एक H2 है, लेकिन आप देखेंगे कि उसको इफ़ेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ इसको हुआ है, क्योंकि मैंने इसको इसके एट्रीब्यूट सेलेक्टर के ज़रिए सेलेक्ट किया है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन से सेलेक्टर्स हैं? ओके, नेक्स्ट हमारे पास ग्रुपिंग सेलेक्टर्स हैं, और इसमें हमारे पास पहले सेलेक्टर्स लिस्ट आ जाती हैं. तो सेलेक्टर्स लिस्ट से मुराद है कि मेरे पास लेट्स से यहाँ पर एक सेक्शन टैग बना लेते हैं, और ये सेक्शन है, और फिर हमारे पास एक हेडर है, और हेडर में भी कुछ टेक्स्ट है. तो मैं चाहता हूँ कि इन सेक्शन और इन हेडर्स को दोनों को ही यकसा फ़ॉन्ट साइज़ देना है. तो सेक्शन और हेडर और फ़ॉन्ट साइज़ जो ना वो लेट्स से 20 पिक्सल है. तो सेक्शन और हेडर, तो अब देखिए सेक्शन और हेडर वाले जो पैराग्राफ्स हैं इनको हमने यकसा फ़ॉन्ट साइज़ दिया, और बजाय इसके कि हम दो अलग अलग टैग बनाते हैं, जैसे हमने पैराग्राफ बनाया या हमने H1 बनाया, हम क्या कर सकते हैं कि सेक्शन कॉमा हेडर, और फिर हम जो भी प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ देंगे वो इन सारे जितने भी सेलेक्टर्स यहाँ पे होंगे वो उन सबको अप्लाई हो जाएंगे. ओके, तो ये हमारे पास ग्रुप सेलेक्टर्स हैं, सेलेक्टर्स लिस्ट है. और नेक्स्ट हमारे पास कम्बिनेटर्स हैं. तो इसमें हमारे पास ये दो के ग्रुप्स हैं. ये पहले दो ग्रुप जो हैं, पहले दो जो हैं ये ग्रुप है, और जो नेक्स्ट दो हैं ये ग्रुप हैं. जो लास्ट है इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है. तो मतलब ये इतना वाइडली अभी तमाम ब्राउज़र्स में मौजूद नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे. तो यहाँ से शुरू करते हैं. डिसेंडेंट और चाइल्ड, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? अगर आपको याद हो तो हमने डॉम ट्री के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो एक फैमिली ट्री भी होता है, और उसमें पेरेंट चाइल्ड का जो है ना वो रिलेशनशिप होता है. तो अगर मैं आपको वो इमेजेस दोबारा से दिखा सकूं, लेट्स सी वेयर दे आर.
ओके, तो ये हमारे पास इमेज है। इसमें आप देखें कि ये हमारे पास रूट एलिमेंट है और फिर आगे उसके चिल्ड्रन है, फिर उसके चिल्ड्रन है, फिर उसके भी चिल्ड्रन है। इसी तरह HTML है, उसका चिल्ड्रन है बॉडी, और बॉडी का चिल्ड्रन है आगे पैराग्राफ, और पैराग्राफ का चिल्ड्रन है टेक्स्ट नोड। तो अगर हम इसको अपनी कॉमन आम लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये मतलब इन सब का पेरेंट है, और ये आगे उसके चिल्ड्रन है, ये बाप है, ये उसके बच्चे हैं, और ये इसका बच्चा है, और ये इसका बच्चा है। ठीक है, मतलब ये इनका आपस में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है। तो जैसे आप जानते हैं कि मतलब आप अपने वालिदैन के बच्चे हैं और आप अपने दादा दादी के पोता या पोती हैं। ओके, तो हालांकि आप उनके बच्चे नहीं हैं, दादा दादी के और डायरेक्ट औलाद नहीं है, लेकिन आप बहरहाल उन्हीं की ही नस्ल में से हैं। ठीक है, तो आप जो हैं अपने पेरेंट्स के तो चिल्ड्रन हैं, लेकिन आप अपने जो दादा हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके आप डिसेंडेंट हैं, उनके आप यानी कि नस्ल में से हैं। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश में डिसेंडेंट कहते हैं। तो चिल्ड्रन होता है और डिसेंडेंट। चिल्ड्रन होता है जो कि अब ये जो बॉडी है इसका चिल्ड्रन है पेरेंट, सॉरी पैराग्राफ। तो पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? बॉडी। और ये HTML और पैराग्राफ का क्या रिलेशनशिप है आपस में? पैराग्राफ जो है वो HTML का डिसेंडेंट है, यानी कि ये उसी की नस्ल में से है, क्योंकि इससे आगे बॉडी है और बॉडी से आगे पैराग्राफ है। तो अभी हम इसी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास डिसेंडेंट कम्बिनेटर है और हमारे पास चाइल्ड कम्बिनेटर है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आकर देखूँ तो अब देखें कि बॉडी का चिल्ड्रन है H1 और साथ में उसका जो चिल्ड्रन है वो मेन भी है। मेन के आगे फिर चिल्ड्रन है सेक्शन और हेडर और आर्टिकल और इसी तरह आगे डिव। तो अब लेट्स से मैं जो है इस डिव को मैं कोई बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ इस डिव को। तो मुझे पता है कि ये डिव जो है हमारे पास एक ये डिव है और हमारे पास स्क्रीन पर और डिव भी हैं, यस हैं, वो भी सेम लेवल पे हैं। ओके, तो मैं कुछ डिव्स जो है ना यहाँ से हट के भी बनाता हूँ। लेट्स से इसके फ़ौरन बाद एक अदर डिव है टॉप मोस्ट डिव। ओके, तो ज़रा हम अपने पेज को रिफ़्रेश करें तो हमारे पास टॉप मोस्ट डिव है। ओके, तो टॉप मोस्ट डिव में टॉप मोस्ट डिव में अभी हम इसको सेलेक्ट करके इसको स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर से अगर देखा जाए तो ये जो डिव है ये मेन का डिसेंडेंट है। सबसे पहले तो अगर मैं डिव कह के कहूँ जी बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक है, तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर जितने भी डिव हैं उन सब का बैकग्राउंड कलर जो है ना वो क्या है? ब्लैक। लेकिन मैं सिर्फ उन डिव्स को ब्लैक करना चाह रहा हूँ जो कि मेन के अंदर हैं। अब आप देखें कि मेन के अंदर मेन के चिल्ड्रन जो है ना वो ये दिए गए हैं। मेन के अंदर सेक्शन है, फिर एक हेडर है, फिर एक आर्टिकल है। मतलब सामने आपको कोई भी डिव नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे अगर आप इस आर्टिकल को ओपन करें तो उस आर्टिकल के अंदर डिव है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला डिव जो है ये डायरेक्ट चिल्ड्रन तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट डिसेंडेंट है उसका। तो डिसेंडेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे मेन स्पेस डिव। ठीक है, तो इससे मुराद क्या है कि ऐसे डिव जिनका पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो है वो मेन है। ओके, तो रिफ़्रेश करें और अब आप देखेंगे कि नीचे जितने भी डिव हैं जो कि इस मेन के अंदर हैं वो क्या हो गए हैं? ब्लैक। अलबत्ता ये जो टॉप लेवल डिव है, टॉप मोस्ट डिव जो है वो ब्लैक नहीं हुआ। ओके, तो ये है हमारे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर। इसी की एक और एग्जांपल अगर हम लें तो अब देखें कि ये H2 यहाँ पर भी है और हमारे पास स्क्रीन पर और H2s भी हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने ये जो आर्टिकल के अंदर जितने भी H2 हैं इनका फ़ॉन्ट कलर जो है ना वो बिलफर्स येलो करना है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा आर्टिकल स्पेस H2 और
कलर येलो, ठीक है। तो अब देखें कि जितने भी H2 जो हैं वो आर्टिकल के अंदर हैं, उनका कलर जो है वो क्या हो गया, येलो। तो ये डिसेंडेंट सेलेक्टर है, ठीक है। अब लेट्स से मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ सिर्फ इस H2 को, ओके। यानी कि आर्टिकल के अंदर ये H2 भी है और फिर आगे इसमें एक अदर डिव है, ये डिव, और उस डिव के अंदर भी H2 है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस H2 का जो कि डायरेक्ट चिल्ड्रन है, इसका मैंने सेकंड लेवल हेडिंग जो ना वो कौन सी है, सेकंड लेवल हेडिंग ये है आई गेस, तो बिल्कुल भी रीड नहीं की जा रही। तो मैं सिर्फ इसका जो फॉन्ट का कलर है ना वो ब्लैक करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आकर कहता हूँ H2 कलर ब्लैक, ओके। तो इस पर असर नहीं पड़ा। तो मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा आर्टिकल H2 कलर ब्लैक। तो अब क्या हुआ कि ये तो ब्लैक हो गया, लेकिन बाकी भी वो जो येलो थे वो भी ब्लैक हो गए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे जो है ना चाइल्ड कम्बिनेटर या चाइल्ड सेलेक्टर। उससे क्या होगा, अब मैंने कहा है कि ऐसे H2 जो चिल्ड्रन है, जो कि डायरेक्ट चिल्ड्रन है आर्टिकल के। तो अब देखें कि इस आर्टिकल का जो डायरेक्ट H2 जो चिल्ड्रन है वो सिर्फ एक यही है, बाकी जो हैं वो इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं है, बल्कि वो इसके डिसेंडेंट है। तो इस तरह से जैसे मैंने कहा था कि ये दो रेलिवेंट हैं, चाइल्ड और डिसेंडेंट कम्बिनेटर जो हैं ये रेलिवेंट हैं। ये दोनों मतलब डिसेंडेंट्स को ही सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अलबत्ता चाइल्ड जो है वो एक ख़ास किस्म का डिसेंडेंट है जो कि मतलब डायरेक्ट चिल्ड्रन है। अलबत्ता डिसेंडेंट में चिल्ड्रन के चिल्ड्रन जो है ना वो भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिसेंडेंट और चाइल्ड कम्बिनेटर हो गया। नेक्स्ट आ गया सिबलिंग और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो सिबलिंग सेलेक्टर जो होते हैं वो उनकी मिसाल आप ऐसे ले लें, पहले हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पढ़ा, अब हम कहते हैं कि जो ऐसे एलिमेंट्स जिनका पेरेंट सेम है हम उनको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उससे पहले अलबत्ता एक चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, मैं आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाता हूँ। अब देखेंगे कि ये सारा कुछ है ना, दिस इज़ लुकिंग वेरी अगली, वो इसलिए कि मतलब ये बिल्कुल स्क्रीन के साथ टच कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनफैक्ट मैं चाहूँ तो मैं अपनी रीसेट भी रिमूव कर सकता हूँ, उससे कुछ बेहतरी आ जाएगी। रीसेट ने क्या किया था, तमाम पैडिंग रिमूव कर दी थी, तो मैं पैडिंग ख़ुद भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा पैडिंग 1 EM। पैडिंग बेसिकली क्या होता है, ये जो टेक्स्ट और ये जो बॉक्स होता है उसकी जो इनके दरम्यान में फासला है ना, उसको पैडिंग कहते हैं। आगे चल के हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िल वक्त मैंने जो है ना इसको इनफैक्ट मुझे हर एलिमेंट को अलग अलग ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो है अपनी रीसेट फॉर टाइम बिंग रिमूव कर दूँगा ताकि ये कुछ रीज़नेबल नज़र आए, ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, ओके। अब यहाँ पर मैं कुछ मार्कअप लिखता हूँ, लेट्स से इनफैक्ट हम एग्जिस्टिंग मार्कअप में ही अगर देखें तो हमारे पास ये एक आर्टिकल है और हमारे पास और इसमें भी दिस इज आर्टिकल आफ्टर सेक्शन और सेकंड लेवल हेडिंग इन आर्टिकल आफ्टर हेडर। तो रिफ्रेश करें, ओके। हमारे पास इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो हमारे पास जनरल सिबलिंग कम्बिनेटर है वो क्या करते हैं कि ये जो है ये एक तो इसके लिए हम ये टिल्डा का साइन यूज़ करेंगे और इसका सिंटेक्स क्या है कि हम लिखेंगे A टिल्डा B या P टिल्डा स्पैन। तो ये तमाम उन स्पैन एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेगा जो कि पैराग्राफ के सिबलिंग्स हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो अगर मैं P टिल्डा H1 लिखूँगा तो इससे मुराद है कि हर उस H1 को सिलेक्ट कर लेगा जो कि पैराग्राफ का सिबलिंग है। अगर हम अपने इस मार्कअप में देखें तो
यहाँ पर आप देखें, मैं चाहता हूँ कि मैंने आर्टिकल को सिलेक्ट करना है, लेकिन ऐसे आर्टिकल को सिलेक्ट करना है जो कि हेडर का सिबलिंग है। ओके, तो इसको समझने के लिए ना हम क्या करेंगे, हम लेट्स से यहीं पे ट्राई करते हैं। ओके, ओके, मैंने मार्कअप में स्लाइड चेंज की है, मैंने हेडर को आर्टिकल से पहले मूव कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे हेडर और फिर हमारा चाइल्ड कम्बिनेटर, सॉरी सिबलिंग कम्बिनेटर, और उसके बाद हमने लिखा आर्टिकल, और फिर हमने इस आर्टिकल को लेट्स से हमने इस आर्टिकल को पैडिंग दी 1 EM। ओके, रिफ्रेश। तो अगर मैं अपने एलिमेंट पे आके इंस्पेक्ट करूँ इसको, और अगर हम कंप्यूटेड वैल्यूज़ में जाएं, पैडिंग, सॉरी, ये हेडिंग को नहीं, ये आर्टिकल को ये स्टाइल अप्लाई होगा। तो लेट्स गो इन आर्टिकल। तो आप देखिए कि उसकी जो पैडिंग की वैल्यू है वो 16 पिक्सल सेट है। ओके, और ये इस आर्टिकल के लिए भी होगा और इस आर्टिकल के लिए भी होगा। ओके, अगर हम चेक करें, ये हमने एक आर्टिकल को चेक किया, नेक्स्ट को चेक करते हैं तो उसकी जो पैडिंग है वो भी 16 पिक्सल है। ये हम यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो पैडिंग की वैल्यू है वो 16 पिक्सल है। ओके, तो हमने कहा कि ऐसे आर्टिकल जो कि हेडर के सिबलिंग्स हैं। तो अब देखें कि हेडर का पेरेंट कौन है, मेन। इस आर्टिकल का भी पेरेंट जो है वो मेन है, और सिमिलरली मतलब हेडर, आर्टिकल और इस आर्टिकल तीनों का ही पेरेंट जो है वो सेम है। तो हमने अपना सेलेक्टर किस तरह अप्लाई किया, हमने कहा ऐसे आर्टिकल जो कि सिबलिंग है हेडर के, यानी कि उनका पेरेंट सेम है। तो ये था हमारे पास जनरल सिबलिंग कम्बिनेटर, और अब हमारे पास है एडजेसेंट सिबलिंग कम्बिनेटर। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ऐसे आर्टिकल जो कि हेडर के फ़ौरन बाद आ रहे हैं उनमें पैडिंग की वैल्यू डबल हो, तो हम उसके लिए हेडर लिखेंगे, और एडजेसेंट सिबलिंग कम्बिनेटर के लिए हम प्लस लिखते हैं, और उसके बाद आर्टिकल और पैडिंग की वैल्यू जो है ना मैं यहाँ पर 2 EM दे देता हूँ। तो 1 M जो होता है वो फ़ॉन्ट साइज़ के बराबर होता है, और फ़ॉन्ट साइज़ अमूमन जैसे मैंने बताया 16 पिक्सल होता है। तो 1 EM 16 होगा, तो 2 EM क्या होगा, 32 पिक्सल होगा। तो लेट्स रिफ्रेश, और हमारा जो दिस इज़ आर्टिकल आफ्टर सेक्शन। ओके, तो अब हम इसको अगर इंस्पेक्ट करें तो इसके पैडिंग की वैल्यू जो है वो 32 होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी 32 ही है। ठीक है, यहाँ पे नीचे हम कंप्यूटेड वैल्यू इसमें भी देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास मतलब कुछ कॉमन जो है ना सेलेक्टर्स हैं। दीज आर वेरी मच मोर देन इनफ, ये बिल्कुल काफ़ी से भी ज़्यादा काफ़ी हैं। जितनी भी आपको अमूमन स्टाइलिंग की ज़रूरत होगी तो आप इनको मिक्स और मैच भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास, जैसे यहाँ पर हमने ये डिसेंडेंट सेलेक्टर बनाया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉट बॉक्स डॉट लार्ज। तो इससे मुराद है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके पेरेंट को बॉक्स की क्लास दी हुई है, या उसके किसी भी एंसेस्टर को बॉक्स की क्लास दी हुई है, और नीचे आकर वहाँ पे कोई लार्ज की क्लास दी गई है, तो ये वहाँ पे इसको इफ़ेक्ट करेगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि हैशटैग लोगो और h2 इमेज। तो इससे मुराद है कि ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी जो है वो लोगो है, और उसके अंदर डायरेक्ट उसका जो चिल्ड्रन है, जो इमेज है, उसको हम कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप टैग, क्लासेस और आईडीज़ को मिक्स करके इन कम्बिनेटर्स के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के पावरफुल सेलेक्टर्स बना सकते हैं, जो कि फिर आप अपनी CSS में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
अगर इस लेक्चर में किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं।